हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि आपकी बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस हो रही हैं और ये आपका सेकेंड पेपर का आज थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये आपके सिलेबस के यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। आप अपना सिलेबस मैच करते रहिएगा ज़रूर कि आपके सारे सिलेबस के जितने पॉइंट हैं, अगर आप उसका मीनिंग ही अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, जितना सिलेबस में पॉइंट दिया है, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, आपको पूरा सिलेबस से पॉइंट टू पॉइंट मैच मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नया नहीं आता। तो आप सभी को सिर्फ सिलेबस के ही चारों तरफ घिरे रहना है, उससे आगे आपको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई भी बुक्स लेकर पढ़ सकते हैं। एंड देखिए कि अब आज आपका जो टॉपिक है पाठ्य विवरण। अभी तक आपने पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा था, अब आप पाठ्य विवरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पाठ्य विवरण का हिंदी मतलब क्या, सॉरी इंग्लिश मतलब क्या होता है, सिलेबस का मतलब इसका मतलब होता है। एंड पाठ्य पुस्तक मतलब आपकी टेक्स्ट बुक जो होती है उसके बारे में ये कह रहा है। तो अब आपको पहले यहीं पर समझ लेना है कि सिलेबस होता क्या है। अब आपको पता होगा कि सिलेबस का इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या आप किसी क्लास में, जैसे आप बीएड के ही तैयारी कर रहे हैं, आपका सेकंड सेमेस्टर है, तो आपको देखिए कि चारों पेपर का सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। तो और आप सिलेबस के ही अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं, आपकी बुक सिलेबस के ही अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो सिलेबस का इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये आपका एक दायरा निश्चित कर देता है कि आपको इतने के अंदर ही रहना है और इतना ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। आपके सेकंड सेमेस्टर में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए इन चारों पेपर में। तो ये आपको ध्यान देना है। और अब बात करते हैं कि पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट बुक, जैसे आप कोई भी पाठ्य पुस्तक या आप बीएड के ही सेकंड सेमेस्टर की बुक लेते हैं, तो उस बुक में आप देखते हैं कि आपको सिलेबस के ही अकॉर्डिंग सब कुछ दिया रहता है। तो वो सिलेबस को जो डिफ़ाइन किया रहता है वही आपकी टेक्स्ट बुक होती है। अब टेक्स्ट बुक का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट बुक एक तो आपके पढ़ने के लिए होती है कि आप एक बार उसे अच्छे से चैप्टर जो हैं वो सारे पढ़ लीजिए। दूसरा, आप उसको रिवीज़न कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज़ एक ही जगह पर मिल जाती है, तो जिससे आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो आपका ये पूरा एक कलेक्शन हो जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपका पाठ्य विवरण और पाठ्य पुस्तक मतलब आपका सिलेबस और टेक्स्ट बुक एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये आपका पूरे चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप देखिएगा सारा इसी से रिलेट करके ही आने वाला है, तो आप आराम से समझ जाएंगे। तो अगर आप ये समझ चुके हैं तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। ये पूरा चैप्टर सिंपल ही है, बस आपको आराम से पढ़ना है या इसको सुनते रहिएगा और थोड़ा बहुत नोट्स बना लीजिएगा। एंड देखिए कि पाठ्य विवरण क्या है, पहले आपको ये बता देना है। एंड पाठ्य विवरण का उद्देश्य क्या है, सिलेबस का मेन उद्देश्य क्या होता है, जो मैंने आपको समझाया वही लिख सकते हैं। एंड पाठ्यक्रम आपका एवं पाठ्य विवरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये है। अब आप देखिए कि पाठ्य विवरण है क्या। किसी तरह की शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित विषयों, उसके सब टॉपिक एवं संबंधित सामग्री की व्यवस्थित एवं सार रूप में प्रस्तुति ही पाठ्य पुस्तक या मतलब पाठ्य विवरण कहलाता है। तो जो भी आपका उससे संबंधित सामग्री है उसका व्यवस्थित रूप में, जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है पूरा व्यवस्थित रूप में दिया हुआ है, उसी का सार रूप में प्रस्तुत ही पाठ्य विवरण है। एंड पाठ्य विवरण प्रायः शिक्षा परिषदों या बोर्ड के द्वारा, जैसे आपका प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका सिलेबस डिफ़ाइन किया गया है या उसके यूनिवर्सिटी के अनुसार आपका सिलेबस दिया गया है, तो वो निर्धारित किया जाता है, जिन्हें जिन्हें किसी प्राध्यापक द्वारा बनाया जाता है। जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं वो इसको बनाते हैं आपके सिलेबस, जो उस विषय के शिक्षण की गुणवत्ता के उत्तरदायी होते हैं। पाठ्य विवरण का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्य विवरण से ही छात्रों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है आदि की जानकारी होती है। शिक्षण भी पाठ्य विवरण को देखकर, मतलब यहाँ पर आप शिक्षक कर लीजिएगा, शिक्षक भी पाठ्य विवरण को देखकर ही छात्रों को क्या करें और कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें इसके अनुसार ही योजना बनाते हैं अपनी। तो ये देखिए। एंड पाठ्य विवरण का उद्देश्य क्या है ये पूरा आगे दिया गया है। इसमें देखिए कि उद्देश्य क्या है कि यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक और छात्र या अच्छी तरह से समझ लें कि क्या और कितना पढ़ना या पढ़ाना है।
उस सामग्री को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं आदि, ये सारी चीज़ें आपको पाठ्य विवरण के उद्देश्य में है। अब आपका पाठ्यक्रम एंड पाठ्य विवरण में क्या अंतर है? पाठ्यक्रम मतलब आपका कैरिकुलम एंड पाठ्य विवरण मतलब आपका सिलेबस में क्या अंतर है, ये पहले भी चैप्टर में आपने पढ़ चुके हैं। फिर एक बार देख लीजिए कि पाठ्यक्रम शिक्षा दर्शन पर आधारित होता है, जबकि पाठ्य विवरण में कोई दार्शनिक आधार नहीं होता। पाठ्यक्रम जो है विभिन्न विषयों के विद्यालयों की समय अवधि के आवंटन, प्रत्येक विषयों को पढ़ाने के उद्देश्य, या आप ये करिए कि पाठ्यक्रम एक विस्तृत रूप होता है और आपका पाठ्य विवरण एक संकुचित रूप है, आपका वो सिलेबस डिफाइन कर देता है, ये है। एंड यही आपका नेक्स्ट पॉइंट भी है, पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यापक होता है एंड इसका स्वरूप संकुचित होता है। पाठ्यक्रम में बालक की को महत्व दिया जाता है, जबकि पाठ्य विवरण में आपके शिक्षण और उसकी अंतर्वस्तु को प्रमुखता दी जाती है। ये सारा पॉइंट एक बार आप पढ़ लेंगे, बस शॉर्ट में आप अपने कॉपी में एक पेज ले लीजिएगा, जो भी जैसा भी आप नोट्स बना रहे हैं बस शॉर्ट में ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एंड बस आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप आराम से एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो लिख लेंगे। लेकिन ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण में आपको अंतर पता होना चाहिए। कैरिकुलम एंड सिलेबस में आपका ये डिफरेंस समझ लीजिए, ये आउट क्वेश्चन है, ये आपका एग्ज़ाम में 99% चांसेस रहते हैं आने के। अब आप पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पाठ्य पुस्तक मतलब आपकी टेक्स्ट बुक जो आपके क्लास में लगती है, या छोटे बच्चों के क्लास में जैसे हिंदी की टेक्स्ट बुक हो गई, साइंस की टेक्स्ट बुक हो गई, ये सारी टेक्स्ट बुक आपकी हो गई। तो उसी अच्छी पाठ्य पुस्तक के क्या क्या गुण होते हैं ये बताना है। अब देखिए कि अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण क्या होंगे कि पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी गई हो, उसमें भाषा सरल हो, और ये सारी चीज़ें ही अब आपको आगे देखने को मिलेगा, तो वही लिखना है। देखिए कि पहले बता दिया है कि पाठ्य पुस्तक किसे कहते हैं, तो ये बताना है। तो प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक कैसे होती थी उसका वर्णन दिया गया है, जैसे भोजपत्र या ताड़पत्र पर पहले लिखा जाता था। फिर अंग्रेजी के बुक शब्द जो है ये जर्मन भाषा के बीक शब्द से बना है, जो बुक आप लोग कहते हैं वो जर्मन भाषा के बीक शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है वृक्ष। फ्रांसीसी भाषा में भी इसका संबंध वृक्ष से की छाल या तख्ती पर लिखने से है। तो ये बुक का मतलब है, बुक कहाँ से आया है, जर्मनी भाषा का शब्द बीक से आया है। एंड इसका फ्रांसीसी भाषा में भी इसका संबंध वृक्ष की छाल या तख्ती पर लिखने से है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एंड अब देखिए कि पाठ्य पुस्तक के गुण, ये या आप ये कोटेशन देख लीजिएगा कि क्रॉनबैक ने क्या कहा है कि पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है, मतलब जो अभी अप्रौढ़ हैं मतलब मैच्योर नहीं है उनके लिए लिखी जाती है। तो ये क्रॉनबैक का स्टेटमेंट है, तो ये लिख दीजिएगा आप अपने आंसर में। एंड पाठ्य पुस्तक के गुण, अब आपको गुण बताने हैं, तो एक अभ्यांतरिक गुण और एक बाह्य गुण। मतलब अभ्यांतरिक का मतलब समझ लीजिए आप आंतरिक गुण, और उसके बाह्य गुण क्या हैं, ये दोनों चीज़ें लिखनी है। बाह्य गुण में उसका कैसा मतलब आउटलेट है, या उसके बाहर की जो पुस्तक का आवरण है वो कैसा है, किस प्रकार के उसमें चित्र दिए गए हैं, क्या लिखा गया है, ये साज सज्जा मुद्रण, ये सारी चीज़ें बाह्य गुण में पुस्तक का अवतरण कैसा है ये ध्यान दिया जाता है। और आभ्यंतरिक गुणों में देखिए उसका है सो उद्देश्यता, उस पुस्तक की उद्देश्य जो है क्या वो उसके अकॉर्डिंग लिखा गया है कि नहीं। जैसे भूगोल और विज्ञान का ज्ञान देना नहीं है, जैसे भाषा की पाठ्य पुस्तक है तो उसमें भूगोल और विज्ञान का कोई कॉन्सेप्ट होने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसमें भाषा का ही बारे में विवरण होना चाहिए, तो उसमें उद्देश्यता बनी होनी चाहिए। और भी पॉइंट आप देख लीजिए कि उसमें रोचकता होनी चाहिए, साथ ही साथ जीवन से संबद्धता होनी चाहिए, मतलब वो पुस्तक आपके आसपास के आम जीवन से ही संबंधित होनी चाहिए। आदर्शवादिता उसमें होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, या मतलब सिलेबस सरल से कठिन की ओर इस प्रकार के सिद्धांतों पर काम करे। ये नहीं कि पहले सबसे टफ कॉन्सेप्ट ही दे दिया जाए एंड उसके बाद फिर सिंपल दिया जाए। जैसे आप अभी देखेंगे, आप अपना सिलेबस को ही एनालिसिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा तो आपको पहले पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया, तो पाठ्यक्रम के बारे में आपने पढ़ा, उसका अंतर आपको सिलेबस से बताया गया। उसके बाद जब आपने पाठ्यक्रम पढ़ लिया तो उसको बाद आपको मिला पाठ्यक्रम के प्रकार। सेकंड चैप्टर में आपने पूरा पाठ्यक्रम के प्रकार
कम से कम 10-15 प्रकार के पाठ्यक्रम के प्रकार पढ़ लिए। अब आपका आया है सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। ऐसे ही देखिएगा पूरा चैप्टर आपका लिंक रहता है, तो आपको ऐसे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसान लगेंगी। वही चीज़ें हैं। अब ये व्यवहारिकता इसमें होनी चाहिए, इस तरह अनुकूल होना चाहिए। शुद्धता, भाषा की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी बुक जो है अगर सही से नहीं लिखी गई है तो वो असफल हो जाती है। उसमें शुद्धता होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए, सुसंबद्धता होनी चाहिए। कम से कम आप 10 पॉइंट अगर याद कर लेते हैं तो आपको लॉन्ग आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, अदरवाइज़ आप पीडीएफ से तो पढ़ ही लेंगे। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। भाषाधिकार, वर्धकता एंड उसमें मौलिकता होनी चाहिए एंड शैलीगत विविधता भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक बुक के अंदर होनी चाहिए। एंड उसका नाम, पाठ्य पुस्तक के बाह्य गुणों के नाम का भी प्रभाव पड़ता है। पुस्तक का नाम भी अच्छे से लिखा होना चाहिए, स्पष्ट, संक्षिप्त, स्पष्ट व आकर्षक हो। एंड आकार भी पुस्तक का सामान्य होना चाहिए, ना कि पुस्तक ज़्यादा छोटी रहे ना ज़्यादा बड़ा रहे। तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और देखिए कि इसके आगे क्या है, इसमें कागज़ अच्छा होना चाहिए, मुद्रण कैसा होना चाहिए, उसमें चित्र कितने होने चाहिए, जिल्द कैसा होना चाहिए। जिल्द मतलब बाइंडिंग से होता है। एंड आवरण कैसा होना चाहिए, उसका प्राइस कितना होना चाहिए, ना ज़्यादा महंगा होना चाहिए जिससे सभी लोग उसे ख़रीद सकें। ये सारी चीज़ें एक बुक की विशेषता। आपने पढ़ी इतना सारा चीज़, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी एंड इसका उद्देश्य क्या है एंड इसके प्रकारों का वर्णन करना है। ये आपका लॉन्ग आंसर है। एंड देखिए कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमें उपयुक्त पुस्तकालयों का अभाव है भारत में, या कहीं पर भी देखेंगे तो उपयुक्त पुस्तकालय, या अगर आपके पास पुस्तकालय भी है तो वो केवल आप वहीं पर जाकर पढ़ सकते हैं। आप घर पर कैसे पढ़ेंगे, इसकी समस्या के लिए आपकी देखिए कि ये बुक की स्थापना की गई, या बुक बनानी शुरू हुई। इसमें पी रेन ने क्या कहा है कि भारतीय शिक्षालयों में, पुस्तकालयों में बहुत बड़ा भाग होलिका में रखने योग्य है। इस कारण सामाजिक अध्ययन के लिए जो नवीन विषय है पाठ्य पुस्तकों का होना अनिवार्य है एंड छात्रों के दृष्टिकोण से आवश्यक है। जब छात्र का पढ़ने का मन करे तो वो पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें एंड पाठ्य पुस्तकें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी संतुष्ट करने में सहायक है, क्योंकि वे छात्र की आयु, मानसिक स्तर, रुचि व दृष्टिकोण में को ध्यान में रखकर लिखी जाती हैं। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। और देखिए कि ये शिक्षक के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है एंड समय की इससे बचत होती है। पाठ्य पुस्तकों के द्वारा शिक्षक तथा बालक दोनों के समय की इसमें बचत होती है। व्यवस्था व क्रमबद्धता की स्थापना में सहायक होता है। मानसिक शक्तियों की स्थापना में सहायक होता है, क्योंकि इसके द्वारा छात्रों के स्मरण तथा तर्क शक्तियों का विकास किया जा सकता है। एंड उत्तम स्तरों की स्थापना में सहायक होता है। ये आपके पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद देखेंगे पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य क्या होते हैं। तो उद्देश्य आपको देखना है कि बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करना है। दूसरा, विषय विविधता एवं शैली विभिन्नता के दर्शन कराना है एंड इसमें ज्ञान की सीमा को विस्तृत करना है, ज्ञान को व्यवहारिक रूप देना है, स्व अध्याय के प्रति रुचि को उत्पन्न करना है, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, सत्य और असत्य का विवेक जागृत करना है। तो ये पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये आप 6 पॉइंट पूरे याद कर लीजिए। और अब देखिए कि आप पाठ्य पुस्तकों के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। तो 2 प्रकार की पुस्तकें होती हैं, सूक्ष्म अध्ययनरत पुस्तकें और विस्तृत अध्ययनार्थ पुस्तकें। तो सूक्ष्म अध्ययन वाली पुस्तकों का अध्ययन बड़ी गंभीरता से किया जाता है। इनका उद्देश्य बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, उनका भाषा ज्ञान बढ़ाना, उनके सूक्ति भंडार व लोकोक्ति भंडार में वृद्धि करना और प्रसंगों को भली भांति स्पष्ट करना है। इन पुस्तकों को ही साधारणतः पाठ्य पुस्तकें कही जाती हैं। एंड विस्तृत अध्ययन के लिए सहायक पुस्तकों का प्रयोग द्रुत पाठ के लिए किया जाता है। इसमें सीखी हुई शब्दावलियों का ही प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य बालकों को द्रुत गति से पढ़ने का अभ्यास कराना है एंड छात्र शीघ्र गति से पुस्तक को पढ़कर ही उनका अर्थ समझ लें।
यही पुस्तक का उद्देश्य होता है। अब देखिए कि इसके बाद आप पढ़ने वाले हैं कि वर्तमान पाठ्य पुस्तकों की आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है आपको इसमें, कि निम्न माध्यमिक स्तर के लेवल पर पुस्तक की आलोचना मतलब पाठ्य पुस्तकों की क्या आलोचना की गई है। इसमें देखिए कि विभिन्न पुस्तकों की आरंभ में 2-2 पाठ बालकों को पिछले कक्षा के ज्ञान की पुष्टि के लिए रखे गए हैं। मतलब इन समस्त पाठ्य पुस्तकों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहले विशेषताएं बताई गई हैं, विभिन्न प्रकार के विषयों में आधुनिकता लाने की दृष्टिकोण से खेल, राष्ट्रीय तत्व, धार्मिक उत्सवों इत्यादि से संबंधित पाठों का समावेश किया गया है इसमें। एंड ये सारे पॉइंट आप पहले देख लीजिएगा। एंड हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पाठ्य पुस्तकों को कम ही मूल्य पर छात्रों को उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया गया है। पुस्तक के अंत में हिंदी के कतिपय प्रसिद्ध साहित्यकारों की रचनाओं के कुछ सरल अंश भी रखे गए हैं, जिससे बालक हिंदी के साहित्यकार स्वरूप को भी किंचित अभ्यास पा सके। अब इसके दोष क्या क्या हैं ये ध्यान दीजिए। दोष में आप देखेंगे कि दोष में क्या है। पहला आपका है कि इन पाठ्य पुस्तकों की जिल्द अत्यधिक मजबूत व टिकाऊ नहीं होती है, जिसके कारण पुस्तकें फट जाती हैं जल्दी। एंड इसका बाह्य स्वरूप व साज सज्जा का आकर्षक भी प्रभावपूर्ण नहीं है। एंड छात्रों में बौद्धिक स्तर के अनुरूप हिंदी की पाठ्य पुस्तकों का चयन नहीं किया गया है। इस स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा सरल, सुबोध व स्पष्ट नहीं है। एंड इन पाठ्यपुस्तकों में प्राचीन कालीन कथाओं का अत्यधिक मिश्रण है तथा नवीन अन्वेषणों और उपलब्धियों को समुचित स्थान प्रदान नहीं किया गया है। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब इसके सुझाव के लिए क्या क्या इसमें सुझाव दिया गया है कि कैसे सुधार किया जा सकता है, तो उसे तो देखिए कि पहला सुधार ये आप देख लीजिए, शिक्षाप्रद और नैतिक विषय वस्तु को भी पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। हिंदी की पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु का चयन करने में छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। एंड पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु में छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल है। पाठ्यपुस्तकों में संग्रहित मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा कि इनकी आवश्यकता है या आप ये सुझाव दे सकते हैं। और साथ ही साथ अपने भी कुछ नए सुझाव दे सकते हैं कि आप पुस्तक को सरल भाषा में होनी चाहिए। पुस्तक में मतलब कि पुस्तक में चित्रात्मक, अगर छोटे क्लास की पुस्तक हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चित्र प्रधान बातें लिखी हों, जिससे बालकों का रुचि बढ़े शिक्षा के प्रति। एंड उसके बाद माध्यमिक स्तर पर आप देख सकते हैं कि माध्यमिक स्तर पर प्रचलित हिंदी की पाठ्यपुस्तकों की निम्न विशेषताएं हैं। विशेषताएं आपकी क्या क्या हैं ये देख लीजिए एक बार आप इसे। प्राइमरी लेवल पर क्या है एंड इसके दोष क्या हैं ये देख लीजिए। कि दोष में है कि मुद्रण संबंधी विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ इन पाठ्यपुस्तकों में पाई जाती हैं। पाठ्यपुस्तकों का बाह्य रूप आकर्षक नहीं मिलता। पाठ्यपुस्तकें प्राचीन कालीन गाथाओं और कथाओं से ओत-प्रोत हैं। तो मतलब आपको जो प्राइमरी लेवल पर दिक्कत आ रही है या जो दोष हैं वही आपका सेकेंडरी लेवल पर भी है। ये सारी तो दोष हैं। आप उसके साथ ही क्या क्या सुझाव देंगे तो ये सुझाव भी दिया गया है, देख लीजिए। अभ्यास हेतु पाठ के अंत में पर्याप्त सामग्री दी जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत लघुत्तरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिए। इस स्तर पर हिंदी की पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु हिंदी के महत्वपूर्ण ग्रंथों से संकलित किया जाना चाहिए। विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में रोचकता लाने हेतु गद्य पद्य दोनों प्रकार के पाठों का सम्मिश्रण करना चाहिए। और अब आप एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पाठ्य पुस्तकों में सुधार हेतु आप क्या सुझाव देंगे पाठ्य पुस्तक में। इसके लिए देखिए कि सुझाव वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि पाठ्य पुस्तक में समित कागज, मुद्रण, उदाहरण, चित्र, फॉर्मेट आदि से संबंध में निश्चित मापदंड निर्धारित किए जाएं। एंड प्रत्येक विषय के लिए एकाकी पाठ्य पुस्तकों को निर्धारित नहीं किए जाएं, बल्कि केवल भाषाओं के संबंध में ऐसी व्यवस्था की जाए। एंड पाठ्य पुस्तक समिति उपयुक्त पुस्तकों की सूची तैयार करके विद्यालयों को भेज दें। उनमें से पुस्तकों का चयन करने का कार्य संस्थाओं पर छोड़ दें। तो ये कहा गया है कि पुस्तकों का मतलब किसी सीमित ना रहे, बल्कि अनेक प्रकार के जैसे पब्लिकेशंस हैं या उसका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है तो वो बुक दिए जाएं। वो कॉलेज पर निर्भर करे कि वो कौन सी बुक लगाना चाहते हैं स्कूल में अपना। एंड ये सारी चीज़ें प्रकाशन की बिक्री में एक फ़ंड की स्थापना की जाए। इस फंड में निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किया जाए। योग्य और निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ की सुविधा दी जाए। एंड जो छात्रों को आवश्यक पुस्तक प्रदान की जाए। विद्यालयों में बच्चों को दोपहर का भोजन, दूध, नाश्ता आदि की व्यवस्था की जाए। माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों में व्यय
में योगदान किया जाए। तो ये पूरा आप एक बार पढ़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट ये देखिए कि इसमें कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों की शिक्षण सामग्री के उत्पादन के लिए राज्य के शिक्षा विभाग के निकट संपर्क में काम करने वाली पृथक संस्था की स्थापना की जाए। एंड इसके साथ साथ पुस्तकों को लिखने के लिए सरकार उदारता के साथ पारिश्रमिक प्रदान करे, जिससे योग्य एवं श्रेष्ठ लेखक आकर्षित हो सके। मतलब राज्य को मदद करनी चाहिए जिससे योग्य और श्रेष्ठ लेखक आकर्षित हों और अच्छी पुस्तकें लिखें। देश में उपलब्ध विद्वानों की सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय पुस्तकों का उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर करे। इन पुस्तकों का निर्माण राज्य सरकारों के लिए होगा। ये इनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर सकती हैं। एंड इसमें देखिए कि पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन कार्यक्रम में निम्नलिखित पक्षों पर ध्यान दिया जाना चाहिए: शैक्षिक पहलू पर, तैयारी संबंधी पहलू पर, वितरण संबंधी पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। अब आपका देखिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। इसमें आपको कौन कौन से प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं वही अब रिपीटेड होंगे कि पाठ्य विवरण या सिलेबस के प्रकार बताइए। तो परीक्षा पाठ्य विवरण, व्याकरण पाठ्य विवरण, शिक्षार्थी द्वारा निर्मित पाठ्य विवरण, मिश्रित पाठ्य विवरण, ऑनलाइन पाठ्य विवरण, कौशल आधारित सिलेबस, आपका कार्य आधारित सिलेबस, टेक्स्ट आधारित सिलेबस। तो ये सिलेबस के प्रकार हैं, ये देख लीजिए। अब पाठ्य पुस्तक क्या है पीछे डिटेल से आपने पढ़ लिया है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं पूरा अच्छे से। और अब देखिए कि फिर वही आपका आ गया है क्वेश्चन कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसका महत्व क्या है। तो एक बार ये पढ़ लीजिएगा कि आवश्यकता क्या हुआ कि विषय को विषय का संगठित ज्ञान के लिए शिक्षकों और छात्रों के मार्गदर्शक का कार्य करती है पुस्तक। एंड पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही छात्रों एवं शिक्षकों को यह जानकारी मिलती है कि उन्हें किस कक्षा स्तर के लिए कितनी पाठ्य वस्तु, किस विषय वस्तु का अध्ययन अध्यापन करना है। ये छात्रों के मानसिक स्तर इतना ऊंचा नहीं होता कि वे विद्यालयों में पढ़ाई गई विषय वस्तु को एक ही बार में आत्मसात कर सकें, इसीलिए उन्हें दोबारा पढ़ने के लिए भी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, उसका महत्व बता सकते हैं। अब अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होती हैं ये भी आपने पढ़ लिया है कि उसमें बालकों की रुचियों अभिरुचियों का ध्यान देना चाहिए, वास्तविक व सामाजिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होनी चाहिए। और चीज़ें देख लीजिए, इसमें सारा लिखा हुआ है, एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। और ये पीछे भी आपने पढ़ लिया है इसे। जैसे अभ्यासरत प्रश्नों की रचना लघु, उत्तरात्मक व वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। प्रारंभिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का आकार 6x4 होना चाहिए की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए। निम्न माध्यमिक और माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम का आकार 7.5x5 और 8.5x5.5 होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ हैं, आप देख लीजिएगा। अब देखिए कि पाठ्य पुस्तक की सहायक पुस्तक के उद्देश्यों में प्रमुख अंतर क्या है ये आपको देखना है। देखिए कि आपको इसका आंसर किस में लिखना है। जो आपने पहले पढ़ा कि सूक्ष्म अध्ययन वाली पुस्तकों के अध्ययन बड़ी गंभीरता से किया जा सकता है, या मतलब सूक्ष्म अध्ययन वाली पुस्तकें, और विस्तृत अध्ययन के लिए आपको सहायक पुस्तकों का प्रयोग द्रुत पाठ के लिए होता है, इनका उद्देश्य है बालकों को द्रुत गति से पढ़ने का अभ्यास कराना। छात्र शीघ्र गति से पुस्तक को पढ़कर भी उनका अर्थ समझ लें, यही इस पुस्तक का उद्देश्य होता है। कहीं कहीं आवश्यकता पड़ने पर ही शब्दकोश की सहायता लेनी पड़ेगी। एंड अब देखिए कि पाठ्य पुस्तकों में दोषों पर चर्चा कीजिए, ये भी आप पढ़ चुके हैं। जैसे सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों का चयन छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुरूप नहीं हुआ है। इस स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के प्रयुक्त भाषा सरल, सुबोध व स्पष्ट नहीं है, क्योंकि संधि व समास से युक्त पदों का प्रयोग बहुलता से हुआ है। एंड पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त चित्र व रेखाचित्र आकर्षक व प्रेरणादायक नहीं है। मुद्रण में की अशुद्धियाँ बहुत मिलती हैं। इनका बाह्य स्वरूप और साज सज्जा आकर्षक व प्रभावपूर्ण नहीं है। इसके जिल्द भी मजबूत व टिकाऊ नहीं है। तो ये पाठ्य पुस्तकों के दोष हैं। एंड देखिए कि विभिन्न प्रकार की वर्तमान समय में विभिन्न शाखाओं में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों में क्या क्या दोष पाए जाते हैं, फिर वही आपको लिख देना है कि उसमें अनुपयुक्तता है, निरस्ता है, मतलब छात्रों की रुचि उसमें नहीं है, आदर्शहीनता है, अशुद्धता है या वाक्यों में अशुद्धि है, निरर्थकता है, कुसंपादन है, शैलीगत अरोचकता है, अनाकर्षक साज सज्जा है, प्रयोजनहीनता है, जीवन से असंबद्धता है। तो ये सारे पॉइंट आपको अपने आंसर में लिखने होते हैं।
तो इतने ही पॉइंट आया, आपको इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना था, पाठ्य पुस्तक के बारे में एंड सिलेबस के बारे में डिटेल से आपने इसको कवर कर लिया है। और अब आपको जिसमें से जो भी पॉइंट ना समझ में आए आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं लेकिन कोई भी कमेंट नहीं करता। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा एंड जो भी आपके डाउट होंगे वो बताइएगा ज़रूर। और टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपको PDF मिलेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।